Chapter 2, Time Value of Money. Time value of money. So the value of the money does not remain the same at all the points of time. The money available at the present time is worth more the same amount in the future since it has the potential to earn returns or interest as the case may be. तो अगर कोई आपको ये ऑप्शन देता है कि आज हम आपको 100 रुपये देते हैं या दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये रहता है कि हम आपको 1 महीने के बाद 100 रुपये देंगे, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सो डेफिनेटली एनीबडी वुड गो विद ऑप्शन 1 कि आप मुझे 100 रुपये अभी दे दो, बिकॉज जब भी हम लोग 1 महीने के बाद के 100 रुपये की बात करते हैं, सो देर आर सर्टन रिस्क विच आर बीइंग इन्वॉल्व। एक तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी हो जाती है कि 1 महीने के बाद वो 100 रुपये हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेट्स से कि हम उस अनसर्टेनिटी को भी हटा दें, हम बोल रहे हैं कि आज भी पक्का मिलेगा और 1 महीने के बाद भी 100% मिलेगा, तो फिर हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तब भी हम लोग फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे कि हमें 100 रुपीज आज चाहिए, बिकॉज अगर हम इस 100 रुपीज को बैंक में डिपॉजिट कर दें तो ये बैंक में कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट अर्न करके देगा। लेट्स से ये 100 से 102 हो जाएगा, तो ये जब 100 से 1 महीने में 102 हो गया तो 1 महीने के बाद का 100 आज के 100 के बराबर नहीं है, क्योंकि आज का 100 1 महीने बाद के 102 के बराबर हो जाएगा विथ इंक्लूडिंग दी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंक्लूड करने के बाद ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। क्लियरली ₹100 अवेलेबल नाउ is not equivalent to ₹100 received after a month. अब यहाँ से इस चैप्टर में हमें कुछ फॉर्मूले देखने हैं। फर्स्ट इज द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला हमें बताता है कि किसी भी फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n। ये c को हम लोग फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n। हियर द c स्टैंड्स फॉर कैश फ्लो, यहाँ पे c का मतलब है कैश फ्लो, तो कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n। यहाँ पे जो r है दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न, सो दिस r इज द रेट ऑफ रिटर्न, दिस n इज द टाइम ड्यूरेशन, कितना टाइम है, एंड दिस c इज द कैश फ्लो। हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं फ्यूचर वैल्यू। सो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न टू द पावर टाइम रिक्वायर्ड। ये जो टाइम होता है ये हमेशा ईयर्स में होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। देयर कैन बी द फ्यूचर पेमेंट ऑफ ₹50,000 that might be received after a period of 5 years earning 6%, but this need to be evaluated in light of how much an investment should have been in hand today। तो अगर किसी ने आपको बोला है कि 5 साल के बाद हम आपको 50,000 रुपीज देंगे और बैंक में जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% के बराबर है, तो अगर वो पर्सन आपको आज रुपए देगा तो आज आप कितने पैसे उससे एक्सेप्ट करोगे? तो अगर 5 साल के बाद आपको 50,000 मिलने हैं तो आज कितने मनी उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा अगर 6% इज दी रेट ऑफ रिटर्न? तो यहाँ पे तीन चीजें हमें गिवन है कि फ्यूचर वैल्यू इज 50,000, टाइम ड्यूरेशन इज 5 years और रेट ऑफ रिटर्न इज 6%। तो यहाँ पे हम लोग अपने फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं। फॉर्मूला क्या था? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर n। यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू इज 50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, आर इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 6%, तो ये 6% हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं टू द पावर n, n इज 5 years। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर आएगा ₹37,363। सो 5 साल बाद के 50,000 रुपये आज के 37,363 के बराबर है। तो अगर किसी ने आपको ये ऑप्शन दिया कि मैं आपको 5 साल के बाद 50,000 रुपये देता हूँ या आज ही मैं आपको 37,363 देता हूँ, सो बोथ दीज ऑप्शंस आर इंटरचेंजेबल। आप इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। 5 साल बाद 50,000 रुपये ले लो या आज आप 37,363 ले लो, दोनों का वैल्यू वुड बी सिमिलर। इसी को हम लोग एक्सेल के फंक्शन से भी यूज कर सकते हैं। सो इन एक्सेल वी हैव द पीवी फंक्शन दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू फंक्शन दैट कैलकुलेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। तो इसका ये सिंटेक्स है जो हमें याद होना चाहिए, पीवी ब्रैकेट ओपन रेट
कॉमा एन पर, कॉमा पीएमटी, कॉमा एफवी, कॉमा टाइप। तो इसको हम लोग एक्सेल में ही चल के डिटेल में देखते हैं। सो लेट्स टेक द सेम एग्जांपल। हमने एग्जांपल में ये देखा था कि जो हमारा फ्यूचर वैल्यू है दैट इज ₹50,000, देन वी हैव द रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 6%, एंड जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है वो है 5 years। सो हम इन्हीं सारी चीज़ों को लेके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर प्रेजेंट वैल्यू वी नीड द फंक्शन प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें एक फंक्शन प्रेजेंट वैल्यू यूज करना होगा। सो वी कैन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग दिस फंक्शन इक्वल टू पीवी ब्रैकेट ओपन। अब जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन किया, आप देखोगे यहाँ पे पीवी के पूरा सिंटेक्स आ गया है आपके सामने। सो वी हैव द रेट ऑफ रिटर्न, देन वी हैव द एन पर, वी हैव पीएमटी एंड वी हैव टाइप। तो रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है, आप डायरेक्टली उसे सिलेक्ट भी कर सकते हो 6%, कॉमा एन पर मतलब कितने ईयर्स के बाद आपको ये 50,000 मिलने वाला है। सो नंबर ऑफ ईयर्स इज 5 years, तो हमने 5 को सिलेक्ट कर लिया, वो पूरा सेल सिलेक्ट कर लिया हमने। देन पीएमटी मीन्स एवरी ईयर आपको कितना अमाउंट मिल रहा है। सो एवरी ईयर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, हमारे पास तो सीधा फ्यूचर वैल्यू है। तो हम एक और बार कॉमा प्रेस कर देंगे सो दैट ये पीएमटी से जंप होकर सीधा एफवी पे चला जाए। तो ये 2 बार कॉमा लगाने का मतलब ये है कि हम लोग पीएमटी को स्किप करना चाह रहे हैं एंड वी आर डायरेक्टली मूविंग ऑन टू एफवी। अब जो एफवी है वो है हमारा 50,000। सो यहाँ पे 50,000 इज द अमाउंट दैट वी आर गेटिंग इन फ्यूचर। तो जब फ्यूचर में वो कैश इनफ्लो होगा तो आज कितना कैश आउटफ्लो होगा ये हमें पता लगाना है। तो हम लोग उस अमाउंट को नेगेटिव रिटर्न करेंगे, सो -50,000, बिकॉज वो अमाउंट हमें रिसीव होगा। हम लोग अगर इसे प्लस लिखेंगे तो जो अभी वाला अमाउंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, सो देयर इज नो डिफरेंस। अगेन विल पुट द कॉमा एंड विल इंसर्ट टाइप। टाइप दो टाइप के होते हैं, 0 एंड 1। 0 मीन्स हमारा इन्वेस्टमेंट आज रहेगा, 1 मीन्स हमारा इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड रहेगा। सो वील पुट 0 और वी कैन कीप इट एम्प्टी, विल क्लोज द ब्रैकेट एंड विल हिट एंटर। तो हमारा जो आंसर है दिस इज 37,362.91, that is 37,363, which is similar to the answer that we have got on the slide. इसका जो आंसर है that is same as what we got on the slide, 37,362.91. So using Excel and using calculator, we are getting the similar returns. Next is FV, future value. सो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें दो अलग अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हमें दिख रहा है सामने, दैट इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। सो ये वही फॉर्मूला है जो हमने यूज किया था लास्ट स्लाइड पे। अगर हमें पीवी कैलकुलेट करना है तो हम फ्यूचर वैल्यू को एज इट इज रहने देंगे और यहाँ का जो भी वैल्यू है इसे हम मूव कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। जैसे ही ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये पीवी के मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब भी वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये एफ के डिनोमिनेशन में चला जाएगा। सो एफ वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर एन। ये हमने देखा था पीवी का फॉर्मूला, द सेम फॉर्मूला इज रिटन हेयर। तो यहाँ पे एफ वी इक्वल टू पी वी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर टू द पावर एन लिखा है। वहीं पे हम अगर इस पूरी टर्म को LHS में ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो पी वी इज इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर एन। सो दिस इज अ सिंगल फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर, इसी से दोनों फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे। सो अगर हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसी भी कैश फ्लो की, तो प्रेजेंट वैल्यू अगर हमारे पास है तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न टू द पावर n, दैट इज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स। सो ये कंपाउंडिंग पीरियड हमारा 1 है यूजुअली, क्योंकि 1 ईयर है, 2 है, अगर 2 साल है तो हम 2 ले लेंगे, 3 इयर्स है तो हम 3 ले लेंगे, एंड सो ऑन वी विल हैव टू अपडेट दीज वैल्यूज। सो अगर प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम लोग सेम फॉर्मूले को यूज करेंगे। सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू जो था हमारा 37,363। सो 37,363 जो हमारा वैल्यू है दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। अगर आज हमें ये वैल्यू मिलता है या नहीं तो हमें 5 साल के बाद, सो 1 प्लस आर जो कि रेट ऑफ रिटर्न मिलता है दैट इज 6%,
टू द पावर 5। तो अगर हमें 5 साल के बाद 6% का रिटर्न मिलता है या 5 साल तक 6% का रिटर्न मिलता है, तो ये 37,363 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो जब हम लोग इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, so this will come out to be 50,000 because the answer needs to be same. So आंसर दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। आप यहाँ नहीं तो 50,000 को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो तो वो 37,363 आ जाएगा, या आप 37,363 को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करो जो कि 50,000 निकल के आएगा। So let's take an example to understand the concept of future value in a better way. फ्यूचर वैल्यू में कैसे हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने 3 सिनेरियोज लिए हैं इस एग्जांपल में। तो ये तीनों सिनेरियो समझने के बाद आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग फ्यूचर वैल्यू के कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। Krishna invests rupees 5 lakh in a 5-year bank deposit that pays 8% interest compounded annually. सो हमने जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया दैट इज रुपीज 5 लाख, जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का है, और जो इंटरेस्ट हमें पे होता है वो 8% का है। सो ये तीन चीजें यहाँ पे गिवन है। व्हाट इज द इंटरेस्ट ही अर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग 3 सिनेरियोज? इन 3 सिनेरियो में कितना कितना इंटरेस्ट वो अर्न कर पाएगा, ये हमें यहाँ पे समझना है। सिनेरियो 1, the interest is used to pay the college fees of his daughter and there is no compounding, यहाँ पे compounding नहीं है। सो इंटरेस्ट जो भी मिलेगा, तो अगर उसने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे, उस 5 लाख से जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट वो विड्रॉ कर लेता है, उसको री इन्वेस्ट नहीं करता। सो द इंटरेस्ट इज नॉट री इन्वेस्टेड, उसे विड्रॉ करके और वो अपनी डॉटर की कॉलेज फीस को पे कर देता है। तो कैसे हम लोग इस केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? So under scenario 1, the interest income that is earned is rupees 5 lakh, 5 लाख रुपए उसका टोटल प्रिंसिपल था, लेकिन उसमें जो उसको इंटरेस्ट मिला वो 8% था। तो 5 लाख का 8% कितना हो जाएगा? 5 लाख का 8% वुड बी रुपीज 40,000। सो 40,000 का इंटरेस्ट उसे पर एनम रिसीव होता है। जब उसे 40,000 का इंटरेस्ट पर एनम रिसीव होता है तो 5 साल में उसे कितना इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा? So this into 5 will give you rupees 2 lakh. तो 40,000 पर एनम का उसे इंटरेस्ट मिलेगा, into 5 would be 2 lakh, तो रुपीज 2 लाख उसे 5 साल तक का इंटरेस्ट रिसीव होता जाएगा। There is no compounding benefit since the interest is taken out. ये जो इंटरेस्ट है ये वो निकालता जाता है and is used and not reinvested. ये जो इंटरेस्ट है ये रीइन्वेस्ट नहीं होता है, and that is why this is known as the simple interest. Simple interest का यही definition होता है कि when the interest is not reinvested and आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, it is known as simple interest. जब हमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलने लग जाता है उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट है बिकॉज हम लोग इंटरेस्ट को विड्रॉ करते जा रहे हैं और हम लोग इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। This is scenario 1. Now second scenario, the cumulative option is chosen and the interest is paid at maturity, that is the interest is compounded annually. यहाँ पे हमने क्या किया, इंटरेस्ट को विड्रॉ नहीं किया है और इंटरेस्ट को हमने एक्यूमुलेट होने दिया है, और ईयर ऑन ईयर 5 साल तक वो एक्यूमुलेट होगा और हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। सो 5 साल तक हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए हम लोग इसे बोल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सो अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। प्रीवियस वाले सिनेरियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। नाउ इन दिस सिनेरियो we need to calculate the compound interest. Now this is scenario 2. The maturity value will be 5 lakh into 1 plus 8% to the power 5. ये कहाँ से आया? So we have already studied the formula. जब भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट के साथ साथ हमें पूरा फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n. यहाँ पे r इज द रेट ऑफ रिटर्न एंड n इज द नंबर ऑफ ईयर्स। सो यही फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने यूज किया है। पीवी प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है 5 लाख रुपीज का, सो 5 लाख रुपीज द प्रेजेंट वैल्यू, देन 8% हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न है एंड टू द पावर 5 इज द नंबर ऑफ ईयर्स। सो बस हमने वैल्यूज पुट कर दिया एंड द टोटल अमाउंट कम्स आउट टू बी 7,34,000। हमने इन्वेस्ट किया था 5 लाख रुपीज और हमें मिला 7,34,000, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? इंटरेस्ट हो गया 2,34,000। तो जब हमें सिर्फ इंटरेस्ट मिला था,
इट वॉज 2 लाख रुपीज जो हमें रिसीव हुआ था। तो 2 लाख रुपीज हमें रिसीव हुआ था जब हमने सिंपल इंटरेस्ट किया था और हम इंटरेस्ट को विड्रॉ करते जा रहे थे। 2,34,000 कैसे हो गया ये? बिकॉज यहाँ पे हमने इंटरेस्ट को इन्वेस्टेड रहने दिया, और जब वो इंटरेस्ट हमारा इन्वेस्टेड था तो वो इन्वेस्टेड वाला अमाउंट पे भी हमें रिटर्न मिलने लगा। तो इन्वेस्टेड वाले इंटरेस्ट पे भी हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज वी आर गेटिंग द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। दैट इज वाई यहाँ का जो रिटर्न है ये 34,000 ज्यादा मिला है, और ये जो 34,000 का डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। ये 34,000 का जो एडिशनल डिफरेंस है, दिस इज बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। जो हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिला है, ये वो अमाउंट है 34,000। The interest income is higher because the interest earned each year is reinvested and earns interest too. This is known as the compounding benefit, और इसी टाइप के इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सो यहाँ पे हमने दो सिनेरियो कवर कर लिए। नाउ लेट्स जंप ऑन टू सिनेरियो नंबर 3। इफ द इंटरेस्ट इज इंस्टेड कंपाउंडेड क्वार्टरली, अब यहाँ पे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दिया फिगर को। जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड हो रहा था, यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, एंड ही चूजेस टू क्यूमुलेट द ऑप्शन। तो क्यूमुलेटिव ऑप्शन चूज किया है, मतलब हमें विड्रॉ तो एट द एंड ऑफ द 5th ईयर ही करना है, बट देन एनुअल कंपाउंडिंग की जगह क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है। क्या डिफरेंस आ जाएगा? सो देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो, ये लास्ट वाले एग्जांपल में हमने क्या किया था, हमने रेट ऑफ रिटर्न लिया था 8% और पीरियड्स लिए थे 5, बिकॉज 5 साल तक हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जब क्वार्टरली कंपाउंडिंग की हम लोग बात कर रहे हैं तो पीरियड्स कितने हो जाएंगे? पीरियड्स हो जाएंगे 5 into 4, तो n की वैल्यू हो जाएगी 20, बिकॉज 5 into 4 is 20। तो 5 साल में कितने क्वार्टर्स आएंगे? 5 साल में 20 क्वार्टर्स आएंगे। अब जो रेट ऑफ रिटर्न है ये भी हमें क्वार्टरली बेसिस पे लेना पड़ेगा। तो ये जो रेट ऑफ रिटर्न हमने 8% लिया था, दिस वोंट बी 8% नाउ, दिस वुड बी 8% पर एनम, लेकिन हमें तो क्वार्टरली चाहिए, तो इसको कर देंगे हम डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 2% पर क्वार्टर। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2% टू द पावर 20। सो देर इज नो बिग डिफरेंस, यहाँ पे बस 8% जो साल का इंटरेस्ट है हम यहाँ पे लगा देंगे कि हमारा क्वार्टर का कितना इंटरेस्ट हो रहा है, और यहाँ पे जहाँ पे हमने नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन किया है वहाँ पे हम नंबर ऑफ क्वार्टर्स मेंशन कर देंगे। तो सारी चीजें ईयरली से क्वार्टरली में शिफ्ट हो जाएंगी, वो हमारा सिनेरियो 3 हो जाएगा। Now under scenario 3, here the interest is compounded quarterly, so this requires the rate to be divided by 4। आपका जो रेट है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो जहाँ पे हमारा रेट 8% का था, ये पर एनम का रेट था, इसको हम डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो क्वार्टर का रेट हो जाएगा 2%। दिस इज क्वार्टरली रिटर्न, 2% इज द क्वार्टरली रेट। While the total quarterly periods are 20 during the 5 years, तो 5 साल में कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे? 20 क्वार्टर्स हो जाएंगे, बिकॉज हर साल में 4 क्वार्टर होता है, 3-3 महीने मिला के हम लोग एक क्वार्टर को बना देते हैं। सो जनवरी, फरवरी, मार्च इज 1 क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून इज अनदर क्वार्टर। तो ये 3-3 महीने जिसको हम हिंदी में तिमाही बोलते हैं, सो दिस तिमाही इज 1 क्वार्टर। 5 साल में कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे? 20 क्वार्टर्स हो जाएंगे। तो ये जो कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली बेसिस पे हो रही है, सो द फॉर्मूला विल बिकम 5 लाख इंटू 1 प्लस 2% टू द पावर 20। सो आपका जो टोटल वैल्यू है वो आ गया 7,42,000। तो 5 ईयर्स में हमने कितना इंटरेस्ट अर्न किया? 7,42,000 माइनस 5 लाख, दैट इज 2,42,000। तो जहाँ पे प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में या प्रीवियस वाले सिनेरियो में हमारा जो इंटरेस्ट था इट वॉज समवेयर अराउंड 34,000, तो यहाँ पे आपको 34,000 का इंटरेस्ट मिल रहा था, वहीं पे इस वाले एग्जाम्पल में आपको 42,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 34,000 से बढ़ के आपका जो इंटरेस्ट है वो 42,000 हो गया। द रीजन बीइंग जो कंपाउंडिंग थी वो एनुअल की जगह क्वार्टरली हो गई, तो साल में ज्यादा बार आपको कंपाउंडिंग होगी और ज्यादा बार आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। टोटल रेट ऑफ रिटर्न इज सेम समवेयर अराउंड, बट जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है उसका रेट बढ़ जाएगा, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे आपका टोटल रिटर्न विल ऑल्सो इंक्रीज। तो कंपाउंडिंग अगर सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू हो रही है तो सबसे कम रिटर्न होता है, अगर एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है तो उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, अगर उससे कम पीरियड की कंपाउंडिंग हो जाएगी लाइक क्वार्टरली कंपाउंडिंग और मंथली कंपाउंडिंग, तो आपका इंटरेस्ट और ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाएगा। The interest income is higher than the scenario 2 because the frequency of the compounding is higher। आप जितना compounding की frequency को बढ़ाते जाओगे
उतना आपका इंटरेस्ट इनकम भी इंक्रीज होता जाएगा। The interest is paid each quarter and this earns interest for the remaining period. तो आपको जब एक क्वार्टर का इंटरेस्ट मिल गया तो अगले वाले क्वार्टर में आपको प्रीवियस क्वार्टर के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो हर क्वार्टर में हमारा प्रीवियस वाले ईयर का या प्रीवियस वाले क्वार्टर का जो भी इंटरेस्ट मिलता है उस पे भी हमें इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा एंड दैट इज द रीजन कि हमारा टोटल इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय सम अमाउंट। सो इफ यू वांट टू यूज दिस फ्यूचर वैल्यू फंक्शन इन एक्सेल, वो भी बहुत इजी है। So future value of an investment can be easily computed in Excel using the FV function. हमें FV function इस बार यूज करना होगा। So let's move on to Excel now. So let's say जो मेरा अभी का अमाउंट है प्रेजेंट वैल्यू इज ₹5 लाख। तो 5 लाख मेरे पास अभी है जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा जो रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज 8%। सो 8% इज व्हाट आई वुड बी गेटिंग फ्रॉम द बैंक एंड मुझे जितने ड्यूरेशन के लिए ये इन्वेस्ट करना है, जो टाइम पीरियड है वो है 5 ईयर्स। सो 5 ईयर्स के लिए मैं ये अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। अब मुझे इसका फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो फॉर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन आई विल हैव टू यूज द फंक्शन इक्वल टू FV। मैं जैसे ही FV क्लिक करके एंड ब्रैकेट ओपन करूंगा यू विल गेट दिस फंक्शन एनोटेशन जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है, एन पर क्या है, PMT क्या है, PV क्या है एंड टाइप क्या है। सो रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन है 8%। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल दैट वी आर टेकिंग। कॉमा हम लोग हिट करेंगे तो वो पूछेगा एन पर, मतलब कितने ड्यूरेशन में हम लोग ये अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो वी आर इन्वेस्टिंग इट फॉर 5 ईयर्स, तो मैंने 5 ईयर्स वाला सेल सिलेक्ट कर लिया। अगेन कॉमा PMT। PMT मतलब एवरी ईयर में कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं एवरी ईयर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैंने तो एक बार में 5 लाख इन्वेस्ट कर दिए। तो PMT को हम लोग एम्प्टी छोड़ देंगे। अगर आप लोग एवरी ईयर 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे आपका 1 लाख रुपीज का PMT आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो हम लोग PMT में कुछ भी नहीं लिखेंगे। विल अगेन हिट कॉमा। सो हमारा जो बोल्ड फैक्टर है वो PV पे चला गया है। नाउ PV हमें मेंशन करना है कि प्रेजेंट वैल्यू कितना है। सो प्रेजेंट वैल्यू इज 5 लाख रुपीज। हम हमेशा इन्वेस्टमेंट को माइनस से डिनोट करते हैं, सो माइनस, और ये 5 लाख वाले सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया। कॉमा टाइप। तो टाइप में कुछ भी नहीं हम लोग लिखेंगे, हम लोग ब्रैकेट क्लोज करके एंड वील हिट एंटर। सो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आया है दैट इज 7,34,664। तो अगर मैंने 5 लाख रुपीज को इन्वेस्ट किया है फॉर 5 ईयर्स, 8% का रेट ऑफ रिटर्न मुझे बैंक देती है, तो 5 साल के बाद मुझे टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, इट वुड बी 7,34,000। और अगर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो ये इंटरेस्ट में कैलकुलेट कर सकता हूँ दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। सो इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू माइनस जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू है। तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस है, 2,34,000 का डिफरेंस है। तो ये 2,34,000 इज द इंटरेस्ट दैट आई एम गेटिंग। आई होप ये फंक्शन सभी को क्लियर हो गया होगा एंड दिस इज वेरी इजी टू यूज इन एक्सेल, यू कैन एनी टाइम यूज इट इन एक्सेल। So these are the two formulas that we have used. Future value के लिए जो formula हमने use किया है, it is FV is equal to present value into 1 plus R to the power n. Present value के लिए हम लोग इस पूरे factor को LHS में denominator में लेके आ जाएंगे. So PV is equal to FV divided by 1 plus R to the power n. So ये दो फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं फ्यूचर वैल्यू के लिए और प्रेजेंट वैल्यू के लिए। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है तो हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है तो उससे हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ रिटर्न। द रेट ऑफ रिटर्न इज द परसेंटेज रेट दैट इज अर्न्ड ऑन अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। सो किसी भी एक इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। सो रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बट ये फॉर्मूला ट्रस्ट मी इज नॉट दैट डिफिकल्ट। हमने फ्यूचर वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला देखा था, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। यहाँ पे हमें और कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इस आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इस आर की वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग पीवी को सबसे पहले डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो हो जाएगा एफ वी डिवाइडेड बाय पीवी। अब ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हमें n को भी इस साइड ले जाना पड़ेगा। तो जब हम n को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टू द पावर, यहाँ पे जब ये टू द पावर n है तो यहाँ पे जाके हो जाएगा टू द पावर 1 बाय n। तो जब भी पावर दूसरी साइड शिफ्ट होती है वो पावर का इन्वर्स हो जाता है, मतलब अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 1 बाय 2 हो जाता।
सो टू द पावर 2, यहाँ पे टू द पावर 1/2, सो इसलिए हमने टू द पावर 1/n कर दिया। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या है, 1 प्लस आर, तो 1 प्लस आर का 1 हम लोग वापस से शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा सिर्फ आर। तो अगर हम लोग आर का फॉर्मूला देखेंगे तो आर का फॉर्मूला क्या रहेगा, आर इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू टू द पावर 1/n -1। तो इसी फॉर्मूले से हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर लिया, और आप देखो कि ये वाला जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है, देयर इज नो डिफरेंस। एंड वैल्यू इज द फ्यूचर वैल्यू, बिगनिंग वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू टू द पावर 1/years -1, और इसे हम लोग बोलते हैं CAGR, दैट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसमें अगर हम कंपाउंडेड ग्रोथ रेट देखें तो वो कितना निकल के आ रहा है, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। तो वो हमारे प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न भी होगा, और वही हमारे प्रोजेक्ट का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, consider an investment of rupees 100 that grows to 120 in 2 years। तो सारी चीजें गिवन है, हमारे पास एंड वैल्यू गिवन है, यहाँ पे एंड वैल्यू इज 120, बिगनिंग वैल्यू हमने पैसा लगाया था 100, सो 100 120 हो गया, ईयर्स भी हमारे पास है, सो टू द पावर 1/n, तो 1/2 हो जाएगा बिकॉज 2 ईयर्स का टाइम गिवन है, -1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 120 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 1/2 -1, इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो वील गेट 9.5। सो ये 9.5% इज द CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। So the beginning value is 100, ending value is 120, so 120 by 100 to the power number of years, 2 years का ये पूरा इन्वेस्टमेंट है, so 1/2 -1 will give you 9.5%। दो और एग्जाम्पल है, ये आपकी बुक के एग्जाम्पल्स हैं, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एज वेल। Assume that rupees 10.5 was invested in a mutual fund and redeemed for rupees 12.25 at the end of 3 years। तो हमने 10.5 इन्वेस्ट किया और वो 12.25 जब हो गया 3 साल के बाद, तब हमने उसे रिडीम कर लिया। तो हमारा कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? सो अगेन बहुत सिंपल है, हमारा एंड वैल्यू था 12.25, सो एंड वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगनिंग वैल्यू टू द पावर 1/n, n इज 3 -1। तो हम बस वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर्मूले में, एंड वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगनिंग वैल्यू टू द पावर 1/n -1, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 5.27%। तो हमारा जो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न है, दिस इज 5.27%। द सेम फॉर्मूला मे बी अप्लाइड फॉर फ्रैक्शनल कंपाउंडिंग पीरियड्स। तो अगर फ्रैक्शनल कंपाउंडिंग पीरियड है तब भी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। An investor purchased mutual fund units at an NAV of rupees 11. After 450 days, she redeemed it at rupees 13.5। तो हमने 11 रुपए में खरीदा और 13.5 रुपए में उसे बेचा, कितने दिन में? 450 डेज में। What is our compounded rate of return? Assume it's a non-leap year, non-leap year नहीं है ये, मतलब नॉर्मल 365 डेज है यहाँ पे, तो कितना रेट ऑफ रिटर्न रहेगा? तो एंड वैल्यू दिया है 13.5 डिवाइडेड बाय बिगनिंग वैल्यू इज 11 टू द पावर 1/n। अब जो 1/n है, यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? तो यहाँ पे n हम लोग यूजुअली ईयर्स में लिखते हैं, तो n होता है ईयर्स में, तो 1 साल 2 साल 3 साल, और अगर 365 डेज है तो उसको हम 1 साल काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे 365 डेज से थोड़े से ज्यादा है, तो यहाँ पे हमारे लिए n हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 365, क्योंकि 1 साल से ज्यादा है तो ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू निकल के आएगा। अब मुझे टू द पावर 1/n करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 450 डिवाइडेड बाय 365, तो 1/n कितना हो जाएगा? वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 365 डिवाइडेड बाय 450। तो 13.5 डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 365 डिवाइडेड बाय 450 -1, दिस विल गिव यू 18% ऑफ रिटर्न। यहाँ पे आपका रिटर्न हो जाएगा 18%। नेक्स्ट इज पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट्स और पे आउट। तो पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट कितना हमें देना है, अगर ये हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए वी हैव अ वेरी सिंपल फंक्शन इन एक्सेल, दैट इज PMT। तो जैसे हमने इक्वल टू FV इक्वल टू PV करके फंक्शंस यूज करे,
बिल्कुल वैसे ही हम लोग इक्वल टू पीएमटी यूज करेंगे, तो हमारे एवरी पीरियड में कितने ट्रांजेक्शन्स हैं, सो पीरियोडिक ट्रांजेक्शन्स कितने हैं, वो आपको यहाँ पे अमाउंट निकल के आ जाएगा। सो लेट्स से हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1% रेट पे हमें अगर इंटरेस्ट मिलता है, ये पर मंथ का इंटरेस्ट रेट है, नंबर ऑफ पेमेंट्स इज 240 पीरियड्स, मतलब 240 मंथ्स है टोटल। जो लोन अमाउंट हमने लिया है वो $5 लाख का लिया है, तो हमें एवरी मंथ कितना अमाउंट देना है। तो अगर आपने 5 लाख का लोन लिया है, 1% पर मंथ का इंटरेस्ट आपको लगता है, और 240 मंथ तक ये आपको लोन रीपे करना है, मतलब आपका एनुअल रेट कितना हो गया, लगभग 12% हो गया, थोड़ा सा अलग आ गया, बट हम एक अप्रोक्सीमेट फिगर्स देख रहे हैं। तो आपका एनुअल रेट इज 12%, आपके नंबर ऑफ ईयर्स इज 240 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 20 ईयर्स। तो अगर 12% के रेट पे 20 साल का लोन हमने लिया है, तो हमें हर महीने कितना परसेंट का ईएमआई भरना होगा, सो दैट हमारे 20 साल में लोन भी खत्म हो जाए और उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाए। तो हमें 5500 रुपीज या $5500 पे करने होंगे, सो दैट हम लोग इस 5 लाख के लोन को 20 साल में खत्म कर दें विद 1% पर मंथ, दैट इज समवेयर अराउंड 12% पर ईयर का इंटरेस्ट, अगर हम लोग उसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो ये पीएमटी फंक्शन है जो हम यूज करेंगे। सो विल पुट इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी के बाद वो आपसे पूछेगा रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो रेट में हमने सेलेक्ट कर लिया ये वाला सेल। देन वो हमसे पूछेगा कितने पीरियड्स हैं, तो यहाँ पे 240 पीरियड्स है। देन वो हमसे पूछेगा प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो प्रेजेंट वैल्यू इज 5 लाख एंड एफ वी, देर इज नो एफ वी, तो कॉमा लगाएंगे हम लोग, फिर हम लोग वापस कॉमा लगाएंगे टाइप में अगेन इट्स जीरो, या आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। क्लोज द ब्रैकेट एंड हिट एंटर, सो आपको ये आंसर दे देगा $5505। तो आपको एवरी मंथ 20 ईयर्स तक 5505 रुपीज या डॉलर का ईएमआई पे करना है, सो दैट आप 5 लाख रुपीज और $5 लाख का लोन को रीपे कर पाओ एट 12% पर एनम का इंटरेस्ट रेट। Now there is another example in the book. Satish is thinking of taking a loan of rupees 30 lakh for the purchase of a house property in its hometown. The current rate of interest is 6.5%. तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो उस पर हमें लोन लेना है 30 लाख रुपीज का, 6.5% पर एनम का इंटरेस्ट है विद अ मंथली रीसेट, एंड ही इज लुकिंग फॉर अ 20 ईयर लोन। तो उसका मंथली ईएमआई कितना रहेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल। लोन अमाउंट इज रुपीज 30 लाख, इसके बाद जो रेट है दैट इज 6.5%। देन यहाँ पे जो ईयर्स है वो हो जाएगा 20 ईयर्स, तो ईयर्स हमारे पास हो गए 20। हमें एवरी मंथ का ईएमआई कैलकुलेट करना है, सो मंथली ईएमआई विल कम आउट टू बी, हमें फॉर्मूला यूज करना होगा पीएमटी फंक्शन। रेट में 6.5% हम लोग सेलेक्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें मंथली रेट निकालना है तो हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 12 से, सो विल डिवाइड दिस बाय 12, कॉमा एन पर इज ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन हमारे लिए 20 ईयर्स हो जाएगा, लेकिन हमें इसे मंथ में कन्वर्ट करना है, तो 20 इंटू 12 हम लोग करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इसने पूछा अमाउंट का, सो प्रेजेंट वैल्यू 30 लाख, तो माइनस साइन यूज करके हम लोग इस 30 को यूज करेंगे, देन कॉमा कॉमा एंड ब्रैकेट क्लोज। सो ये जो ईएमआई हमारा निकल रहा है ये समवेयर अराउंड 22,000 का है। सो 22,000 का ईएमआई हमें एवरी मंथ पे करना पड़ेगा फॉर 20 ईयर्स, सो दैट हम लोग इस 30 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे कर दें और उसका जो इंटरेस्ट है वो भी हम लोग रीपे कर दें। सो 22,000 पर मंथ हमें पे करना है फॉर 20 ईयर्स। सो यू कैन कंपेयर द आंसर, हमारा आंसर आया है 22,367 एंड on the slide as well we have 22,367. नेक्स्ट इज एन पर द पीरियड ऑफ लोन, तो कितने ड्यूरेशन का हमारा लोन है अगर वो हमें कैलकुलेट करना है तो हमें एन पर फंक्शन को यूज करना होगा। ये एन पर फंक्शन हमें ये बताएगा कि कितनी ड्यूरेशन तक हम लोग उस लोन को अवेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन वॉन्ट्स टू नो द एन पर ऑफ द अमाउंट दैट इज द वर्थ रुपीज 5 लाख नाउ and where the EMI is rupees 12,000 per month,
the rate of interest on the loan is 8%. In this case too, since there is monthly payment, the interest rate would have to be divided by 12 and putting into the Excel formula we get. तो हमें n पर का फंक्शन यूज करना होगा. जैसे हम लोग n पर फंक्शन यूज करेंगे वो हमसे पूछेगा रेट कितना है, तो रेट इज 8%. रेट तो हमारा 8% है, लेकिन हमें उसको मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न. सो 0.08 या 8% डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया हमारा परसेंटेज. कॉमा हम लोग पुट करेंगे, तो उसके बाद वो हमसे पूछेगा कि पीएमटी कितना है या पर मंथ आप कितना अमाउंट पे कर रहे हो. सो पर मंथ हम लोग 12,000 पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 12,000 पुट कर दिया. ये माइनस साइन लगाना बहुत जरूरी बिकॉज दिस इज द अमाउंट दैट वी आर पेइंग. देन हमारा फाइनल वो आपसे पूछेगा कि कितना टोटल अमाउंट है, कि कितने अमाउंट का लोन आपको रीपे करना है. तो हमने जो लोन लिया है वो हमने 5 लाख रुपीस का लिया है. तो अगर हम लोग 5 लाख रुपीस का लोन लेते हैं और बैंक हमें 8% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करती है, 12,000 रुपीज हम लोग अगर हर महीने पे करते हैं, तो कितना टाइम लगेगा इस लोन को खत्म होने के लिए. सो 48.97 मंथ्स, मतलब 49 मंथ्स इस लोन को खत्म होने में लग जाएंगे. तो 49 मंथ तक ये लोन हमारा चलेगा, जहाँ पे हम हर महीने 12,000 रुपये पे कर रहे हैं और 49th वाले मंथ में ये वाला ईएमआई हमारा कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट इज एन्युटी. An annuity is a sum of money paid at regular periods such as monthly, quarterly और annually. तो annuity एक ऐसा अमाउंट होता है जो हम रेगुलर इंटरवल्स पे पे करते हैं. द रेगुलर इंटरवल्स कैन बी मंथली पेमेंट्स, इट कैन बी क्वार्टरली पेमेंट्स और इट कैन बी एनुअल पेमेंट्स. तो हम लोग जब भी कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करेंगे रेगुलर पीरियड्स में, वी यूजुअली कॉल इट एन्युटी. तो ये कंफ्यूजन होता है बहुत बड़ा लोगों के लिए. एन्युटी मतलब सिर्फ एनुअल नहीं होता है, एन्युटी कैन बी मंथली एंड क्वार्टरली एज वेल. एनुअल तो होगा ही, मंथली और क्वार्टरली पेमेंट्स भी, उसको भी हम लोग एन्युटी ही बोलेंगे. तो जब भी हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कैलकुलेट करना है, तो नॉर्मली हम लोग जब फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लिखते थे, तो वो फॉर्मूला क्या होता था. तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हुआ करता था प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टू द पावर एन, और प्रेजेंट वैल्यू का फंक्शन होता था फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन. सो ये फॉर्मूले हमने प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के लिए देखे थे, लेकिन हमें अब एन्युटी की बात करनी है. तो एन्युटी का मतलब ये हो गया कि हम लोग फ्यूचर वैल्यू अगर कैलकुलेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पेमेंट की, तो जैसे मैंने 15,000 पर मंथ अलग करना शुरू किया, जहाँ पे मुझे रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, मुझे 8% का रेट मिलता है और मैं ये 5 साल तक अमाउंट अलग करता हूँ. तो 15,000 अगर मैं 5 साल तक अलग करता हूँ, तो मुझे कितना फ्यूचर वैल्यू मिलेगा, अगर ये मुझे कैलकुलेट करना है, सो ये फंक्शन मुझे यूज करना होगा FV. सिमिलरली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी, ये मैं तब यूज करूंगा जब मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपनी एन्युटी की, कि अगर मुझे 15,000 एवरी ईयर पे करना है किसी को 5 साल तक, और जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, तो ये पूरा जो टोटल अमाउंट में पे कर दूंगा उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, ये अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला रहेगा P इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर टू द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई आर. सो ये फॉर्मूले आपको दोनों याद करने होंगे, हल्के से कॉम्प्लिकेटेड है बट ये आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे. यू विल हैव टू मेमोराइज दीज फॉर्मूलेस. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. सो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर एन एन्युटी दैट इज पेड आउट ईच ईयर ऑफ ₹5,000. तो हर साल हमें 5,000 रुपीज पे करना है एंड दिस इज एट अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10%. तो रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड पीरियड इज 4 years. तो 5,000 का अमाउंट है जो हमें पे करना है, 10% पे हमें उसे पे करना है और 4 years तक हमें उसे पे करना है. इन दिस केस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी वुड बी. तो प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा इस एन्युटी का, मतलब ये आप पे करते करते कितना भी अमाउंट ये हो जाए बाय द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन अभी अगर मुझे आज के टाइम पे इसका वैल्यू जानना है, तो आज के टाइम पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा. सो द फंक्शन वुड बी, हम लोग एक्सेल में इसे अप्लाई करेंगे. सो अगर आपको एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, सो वील हैव टू यूज दिस फंक्शन, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले रेट ऑफ रिटर्न पुट करेंगे दैट इज 10%. देन हम लोग पीएमटी बताएंगे कितने ईयर्स तक का ये ट्रांजेक्शन है. देन हम लोग एन पर बताएंगे कितने पीरियड का ये ट्रांजेक्शन है, तो 4 years का ये ट्रांजेक्शन है, तो एन पर में हम लोग 4 पुट करेंगे. एंड देन पीएमटी दैट इज एवरी मंथ या एवरी पीरियड में हम लोग कितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन करते हैं,
तो एवरी पीरियड में हम लोग 5000 के अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम लोग उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो -5000 हम लोग पुट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, वील हिट एंटर एंड विल गेट द आंसर 15,849। तो अगर मैं 4 साल तक 5000 रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ, सो बेसिकली दिस इज 20,000, लेकिन अगर मैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, सो प्रेजेंट वैल्यू इज 15,849। मतलब मैं अगर 4 साल तक 5,000 रुपीज अलग करूं तो 20,000 रुपीज अलग हो जाएंगे, लेकिन उस 20,000 का 4 साल बाद वाले 20,000 का मैं अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, जो कि 10% के रेट पे डिस्काउंट होगा, सो इट विल कम आउट टू बी 15,849 रुपीज। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। Let's consider a person who wants to value an annuity of rupees 12,000 a year for 10 years at 5% per annum। तो यहाँ पे जो हमारी एनुइटी है वो 12,000 रुपीज़ की है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 10 ईयर्स का है और 5% का हमें रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो इसका पीवी अगर हमें कैलकुलेट करना है, अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो अगेन सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। पीवी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग फंक्शन लगाएंगे पीवी का एक्सेल में, सो इक्वल टू पीवी, ब्रैकेट में रेट इज 5%, देन एन पर इज 10 ईयर्स एंड पीएमटी इज 12,000। जब ये तीनों वैल्यूज का हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 92,660 रुपीज। सो इस क्वेश्चन में हमें पीएमटी गिवन है। पीएमटी इज द पर एनम ट्रांजेक्शन। तो पर एनम हमें 12,000 रुपीज ट्रांजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, जो कि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। रेट ऑफ रिटर्न दैट वी आर गेटिंग इज 5%, नंबर ऑफ ईयर्स इज 10 ईयर्स। सो पीवी फंक्शन जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ये तीनों वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेंगे। सो D4 हम लोग सिलेक्ट करें सबसे पहले। इसको अगर आपको डिटेल में देखना है तो ये fx पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप fx पे क्लिक करोगे तो ये पूरा फंक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस फंक्शन में आप देखो हमने जो रेट लिया है दैट इज 5%, एनपर इज 10 ईयर्स और जो पीएमटी है वो 12,000 है। तो जैसे ही हम लोग ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 92,660 रुपीज। मतलब इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 92,660 रुपीज है। नाउ इसी एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं। क्वेश्चन में ये गिवन है कि 5,000 रुपीज हमने एवरी ईयर पे किया 10% के रेट ऑफ रिटर्न पे और ये पेमेंट हमने 4 ईयर्स तक किया, तो हमें निकालना था प्रेजेंट वैल्यू। अब ये जब 5,000 रुपीज मैंशन था तो यहाँ पे ये कहीं भी गिवन नहीं था कि ये 5,000 रुपीज हम लोग ईयर के स्टार्टिंग में पे करते हैं या ईयर के एंड में पे करते हैं। तो जब भी हम लोग कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं, सो दिस इज एज्यूम्ड कि ये हम लोग ईयर के एंड में पे कर रहे हैं। सो दिस 5,000 रुपीज पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। बट अगर कभी क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो 5,000 रुपीज हम लोग पे कर रहे हैं, ये 5,000 हम लोग पे कर रहे हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, तो ये जो एन्युटी का क्वेश्चन है इसका कंसेप्ट हल्का सा चेंज हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ एन्युटी हम लोग इसे बोलेंगे एन्युटी ड्यू। सो ये एन्युटी की जगह एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन हो जाएगा। और ये एन्युटी ड्यू के लिए हमें एक बहुत छोटा सा चेंज करना होगा। जहाँ पे हम लोग टाइप में एम्प्टी छोड़ रहे थे, हम कुछ भी नहीं लिख रहे थे टाइप में, या अगर हम लोग टाइप कर भी रहे थे तो हम लोग जीरो टाइप कर रहे थे, वहाँ पे जीरो की जगह हमें टाइप करना होगा 1। तो हम जैसे ही 1 टाइप करेंगे तो हमारा ये जो एन्युटी था ये एन्युटी ड्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका ये मतलब है कि जो ये 5,000 रुपीज हम लोग पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग इट एट द इनिशियल ऑफ द ईयर, एक साल के स्टार्टिंग में हम लोग पे कर रहे हैं। तो इससे डिफरेंस क्या होगा? इससे डिफरेंस ये पड़ेगा कि ये जो 5,000 रुपीज हम लोग साल के एंड में पे कर रहे थे, तो इसका इंटरेस्ट उस साल के लिए काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर यही 5,000 रुपीज हम लोग साल के शुरुआत में पे कर रहे हैं तो उस साल के लिए भी इसका इंटरेस्ट काउंट हो जाएगा। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज annuity due. Now let's consider an example. Consider an annuity that is paid out each year of rupees 5,000. So ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जो हमने देखा है। 5,000 रुपीज का आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट आप लोग पे कर रहे हैं। दिस इज एट अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10%। तो रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड पीरियड इज 4 years। तो ये तीनों वही फिगर्स हैं, तो हम लोग यही सारी चीजें फॉर्मूले में पुट करेंगे। This is the same case that was considered in the ordinary annuity working, but here if the payment is made at the start of the year, as in this case with an annuity due, then the calculation will become, यहाँ पे सिर्फ आप देखो हमने लास्ट में 1 पुट कर दिया है। तो जब भी हम लोग फंक्शन लगाएंगे तो फंक्शन में जब हम लोग इसको एम्प्टी छोड़ रहे थे, वो इसको बाय डिफॉल्ट 0 कंसिडर करता है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 1 लिख देना है, तो उसको एन्युटी की जगह एन्युटी ड्यू कैलकुलेट करेगा।
तो एनविटी में जहां पे हमारा आंसर 15,000 के अराउंड आ रहा था, नाउ व्हेन वी आर पेइंग दिस अमाउंट एट द इनिशियल ऑफ द ईयर, तो ये जो टोटल वैल्यू है इसका प्रेजेंट वैल्यू विल बिकम 17,000 इंस्टेड ऑफ 15,000. As can be seen from the above, the payment at the start of the period raises the value of the annuity. तो जो annuity का वैल्यू है वो बढ़ जाएगा बिकॉज हम लोग ये जो पेमेंट कर रहे हैं ये एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कर रहे हैं, तो उस वाले ईयर का भी इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा, तो जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड हमारा प्रेजेंट वैल्यू का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट इज परपेचुइटी. Present value of a perpetuity is calculated by the formula d divided by r. तो ये बहुत सिंपल सा फंक्शन है जहाँ पे हम लोग परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं. परपेचुइटी मतलब जब हमें लाइफ टाइम के लिए एक रेट ऑफ रिटर्न मिलता है एंड एक एग्जैक्ट अमाउंट हमें हर पीरियड में रिसीव होता है और हमें उसका रेट ऑफ रिटर्न पता है तो हम उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इस कंसेप्ट को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ये एग्जाम्पल से आपको बहुत इजीली समझ में आएगा. For example, a bond pays out rupees 10,000 as interest on an annual basis and this is perpetual bond. मतलब ये आपको लाइफ लॉन्ग 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट देता जाएगा पर एनम. हर साल ये आपको 10,000 रुपए लाइफ लॉन्ग देता ही रहेगा. इफ द डिस्काउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, जो हमारा डिस्काउंटिंग रेट है वो 8% है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है इस बॉन्ड का. मतलब ये बॉन्ड हमें कितने में मिले तो हमें खरीद लेना चाहिए या उस प्राइस के ऊपर मिले तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा. तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कैश फ्लो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न. सो कैश फ्लो हमारा है 10,000 रुपीज का और रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 10,000 को 8% से. सो द आंसर वुड कम आउट टू बी 1,25,000. तो 1,25,000 अगर ये बॉन्ड का वैल्यू है तो ये आपको एवरी ईयर 10,000 रुपीज पे करता है 8% के रेट पे. सो दिस इज अ परपेचुअल बॉन्ड. सो परपेचुअल बॉन्ड का मतलब हमने 1,25,000 दे के छोड़ दिया और एवरी ईयर ये हमें लाइफ टाइम के लिए 10,000 रुपीज पर एनम देता रहेगा. द डिस्काउंटिंग रेट इज 8%. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ परपेचुअल बॉन्ड. सो वी अंडरस्टैंड दैट रीडिंग द कंप्लीट बुक फील्स अ बिट बोरिंग, इसीलिए हम लोगों ने आपके लिए वीडियो लेक्चर्स फॉर्म करे हैं. सो ये जो 120 प्लस वीडियो लेक्चर्स हैं इसमें कंप्लीट डिटेल में हमने एक एक टॉपिक एक्सप्लेन किया है सो दैट आपको पूरी बुक रीड करने की जरूरत ना पड़े. सो इवन विदाउट रीडिंग द बुक यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स वेरी इजीली बाय वाचिंग दीज वीडियोस. और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब कंसेप्चुअल आते हैं. सो ये थ्योरेटिकल एग्जाम तो है नहीं कि हमें बहुत ज्यादा डिटेल लिखना है, हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. सो द एम ऑफ दीज वीडियोस इज टू क्लियर ऑल योर कंसेप्ट्स. अब जैसे बुक में अगर एक डेफिनेशन लिखी है तो उस डेफिनेशन का क्या मीनिंग है और उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम लोगों ने वीडियोस में डिटेल में समझाया है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मेड 40 प्लस डिटेल्ड केस स्टडीज वीडियो जो कंप्लीटली डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द केस स्टडीज. ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए इसको मैंने अंडरलाइन किया है. केस स्टडीज के सारे वीडियो 1 आवर ईच के हैं. सो अगर आप 10A10B का कंप्लीट कंटेंट देखोगे सो द कंटेंट इज अबव 160 वीडियोस. सो 120 वीडियोस आपको कंटेंट के मिल जाएंगे और 40 वीडियोस आपको केस स्टडीज के मिल जाएंगे. टोटल यू विल फाइंड 160 videos of NISM 10A and 10B both combined. Then there are frequently asked questions as well. So देखो एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी. वन इज जो बुक का कंसेप्ट है, जो बुक का कंटेंट है वो आपको क्लियर होना चाहिए. एंड सेकेंड इज जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं वो किस पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं प्लस उनको सॉल्व कैसे करना है वो हमें बनना चाहिए. सो केस स्टडीज एंड क्वेश्चंस ये दोनों हम लोगों ने इसमें कवर किया है. तो आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपका डायरेक्शन सही है कि नहीं वो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझ में आएगा कि आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, क्या हमसे वो क्वेश्चन के आंसर्स बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं. देन ऑब्वियसली द सिलेबस इज अपडेटेड. सो जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग अपडेटेड वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड इवन द क्वेश्चंस एंड द केस स्टडीज आर एज पर द अपडेटेड सिलेबस. नाउ वीडियोस में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज कि वहां पे आपको कोई गाइड करने के लिए नहीं होता है. सो वीडियोस हैं, आप लोग वीडियोस देख के काफी सारी चीजें समझ लेते हैं लेकिन देयर कैन बी 1 to 2% डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आया, कोई कंसेप्ट्स आपको क्लियर नहीं हुए. So for that we have even included one-to-one doubt clearing session with expert faculty members and that too without any additional cost. So कोई additional cost यहाँ पे included नहीं रहेगी and we will provide you one-to-one doubt clearing session. The reason being
हमारा एम है कि आप एग्जाम क्लियर करें फर्स्ट अटेम्प्ट में, सो दैट यू कैन प्राउडली से दैट यस एडुफिनेको के कंटेंट से आई क्लियर्ड द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। देन यू विल आल्सो गेट द कंप्लीट समरी ऑफ द कंटेंट, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे अगर आपको लास्ट डे पे रिविजन करना है, सो वीडियोस हम लोग एक दिन में सारे वीडियोस नहीं देख सकते, बहुत लेंदी वीडियोस हैं ये, लेकिन हम लोग लास्ट डे पे चैप्टर समरीज को जरूर गो थ्रू कर सकते हैं, सो दैट लास्ट मोमेंट का जो रिविजन है वो हम लोग प्रॉपर वे में कर पाए। And lastly, you will get the support until you clear the exam, because as I said, our only goal is to get you clear in the first attempt itself. तो आप लोग प्रॉपरली पढ़ाई करके और एग्जाम को क्लियर करें, यही हमारा एम है, यही हमारा गोल है। So that is it from this video guys. In case you face any query, any issue, आपको कुछ भी डिस्कस करना है, you can feel free to contact us on 888-930-2230. You can even reach us on www.edufeneco.com. Thank you.